हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष सुकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम व्हीट स्टोन सेतु के बारे में समझेंगे कि व्हीट स्टोन सेतु को आपको किस प्रकार लिखना है और व्हीट स्टोन सेतु को आपको इस वीडियो में इस प्रकार समझाया जाएगा कि इसके बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो व्हीट स्टोन सेतु को समझने के पहले आपको इसका परिपथ समझना होगा कि इसका परिपथ किस प्रकार का होता है। आपको इसके परिपथ से ही इसका व्यंजक लिखना होगा। तो इसके परिपथ को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप इसके व्यंजक को लिख सकते हैं। तो चलिए पहले इसके परिपथ को देख लेते हैं। तो व्हीट स्टोन सेतु के परिपथ में 5 प्रतिरोध लगे होते हैं। 5 प्रतिरोध कुछ इस प्रकार लगे रहते हैं। इसे हम R1 मान लेते हैं, इसे R2, इसे R3, इसे R5, R4 और इसे R5। तो व्हीट स्टोन सेतु के परिपथ में 5 प्रतिरोध लगे रहते हैं। एक बैटरी लगी रहती है जो कि V वोल्टेज की होती है, वह एक कुंजी लगी होती है। वो पांचों प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से लगे होते हैं कि पांचों प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से लगे होते हैं जो एक चतुर्भुज की रचना करते हैं, जिसके एक भुजा को हमने ए माना, C B D, A B C D। आप यहाँ पर C लिख लीजिए, C, और यहाँ पर B मान लीजिए, A B C D, A B C D मान लीजिए आप। तो यहाँ से हम V वोल्टेज की बैटरी लगी होती है जिसमें से I धारा प्रवाहित करती है। जब हम कुंजी को चालू कर देते हैं तो वो जो बैटरी है उसमें से I धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसमें I धारा प्रवाहित होने लगती है। यह I धारा इस A बिंदु पर पहुंच जाती है। जो यह I धारा है यह इस A बिंदु पर पहुंच जाती है। A बिंदु पर पहुंचने के पश्चात यह दो भागों में व्यक्त हो जाती है। जो बैटरी से I धारा है यह A बिंदु पर पहुंचने के पश्चात दो भागों में व्यक्त हो जाती है। तो इन दो भागों में कुछ इस प्रकार बांटना है आपको। इसमें I1 धारा प्रवाहित करनी है, वह इसमें I2 धारा प्रवाहित करती है। तो यहाँ से देखिए आप, बैटरी से I धारा निकलती है जो यहाँ पर बिंदु A पर पहुँचने के पश्चात दो भागों में व्यक्त हो जाती है, I1 और I2 में। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, I इजिकल टू, यहाँ पर कौन कौन से भागों में व्यक्त हुई है, I1 प्लस I2। अर्थात जो I धारा थी ये दो भागों में विभक्त हो गई है और इन दोनों भागों को जोड़कर हम I वापस से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से यह दो भागों में विभक्त हो गई। फिर I1 जो धारा है यह बिंदु B पर पहुँचती है, इसे आप बिंदु B मान लेना है। यह जो I1 धारा है यह बिंदु B पर पहुँचती है और इधर की तरफ जो है I3 धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर I1 जो धारा है A बिंदु से I1 धारा B बिंदु पर पहुँच जाती है और इस जो तार है इसमें I3 धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस तार में कौन सी धारा प्रवाहित होगी, इस तार में जो धारा प्रवाहित होगी वह होगी I1 माइनस I3। I1 माइनस I3 क्यों होगी, यह देखिए आप क्यों होगी, क्योंकि यहाँ से जो है A बिंदु से B बिंदु पर कौन सी धारा पहुंची, I1, और I1 में से I3 धारा आपकी इधर बह चुकी है। जो I1 यहाँ से A बिंदु से I1 धारा B बिंदु पर पहुंची है उसमें से I3 धारा आपकी इस तार में प्रवाहित हो चुकी है और जो आपकी धारा बची है वही इस तार में प्रवाहित होगी, क्योंकि इस तार में जो प्रवाहित हो चुकी है वह तो हमारे कुछ काम की रही नहीं, और इस तार में जो प्रवाहित होगी जो बची है वही तार में प्रवाहित होगी इस तार में। तो इस तार में I3 धारा प्रवाहित होगी और यहाँ से I1 धारा B बिंदु पर पहुंची, I3 इधर बह गई, तो बची जो धारा है I1 माइनस I3 इस तार में प्रवाहित होगी। तो आपको इस प्रकार से धारा प्रवाहित करनी है। यहाँ से आप देखिए I धारा इस तार में पहुंची, इसके बाद यह बिंदु A पर पहुंची, A से A1 और A2 में पहुंच गई। तो यहाँ से ये धारा जो है A2 धारा या D बिंदु पर पहुंच जाती है। किस बिंदु पर पहुंच जाती है, जो I धारा थी वह दो भागों में विभक्त हुई थी, I1 और I2 में। तो I1 धारा तो B बिंदु पर पहुंची और I2 धारा जो है वह D बिंदु पर पहुंचती है। और इधर से कौन सी धारा आ रही है, I3, इधर से I2 और इधर से I3 धारा आ रही है। तो हमें इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, इस तार में कौन सी धारा प्रवाहित होगी, इधर से धारा आ रही है और इधर से धारा आ रही है, तो कौन सी धारा होगी, I2 प्लस I3। I2 प्लस I3 क्यों होगा, क्योंकि इधर से जो धारा आ रही है वह भी इस बिंदु पर मिल रही है और इधर से जो धारा आ रही है वह भी इस बिंदु पर मिल रही है। तो इस तार में जो धारा प्रवाहित होगी, इन दोनों तारों में से आने वाली धारा इस तार में प्रवाहित होगी। तो इस तार में कौन सी धारा प्रवाहित होगी, I2 प्लस I3। इसे वापस से समझिए, I2 धारा जो I धारा थी वह I1 और I2 में विभक्त हुई, तो I2 धारा हमने इस तार में प्रवाहित की और यहाँ से जो I1 धारा B बिंदु पर पहुंची थी उसमें से I3 धारा हमने इस तार में प्रवाहित की थी और I2 धारा इस तार में से यहाँ पर पहुंची और I3 धारा भी इस तार में से यहाँ पर पहुंची। तो इस तार में कौन सी धारा प्रवाहित होगी, इन दोनों तारों में बहने वाली धारा के योग के बराबर होगी। तो यहाँ पर कौन सी धारा पहुँच रही है, यहाँ पर देखिए आप, I1 माइनस I3। इधर से कौन सी धारा आ रही है, I1 माइनस I3। यहाँ पर देखिए I1 माइनस I3 और इधर से कौन सी धारा आ रही है, ये प्लस करेंगे हम, प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ से जो है अपने देखिए आप, यहाँ से कौन सी धारा आ रही थी, I1 माइनस I3, इधर से
I2 प्लस I3। तो यहाँ से जो माइनस का I3 था, इससे माइनस का प्लस का I3 कट जाएगा, माइनस का I3 से प्लस का I3 कट जाएगा। तो इधर कौन सी धारा बचेगी अपनी, I1 प्लस I3, I1 प्लस I3, जो किसके बराबर था, I के बराबर। तो यहाँ से हमने I धारा प्रवाहित की थी, वेट जो धारा आ रही थी कौन सी आ रही थी, I धारा। और इधर कौन सी धारा प्राप्त हुई अपने को, इस बिंदु पर भी I धारा थी और इस बिंदु पर भी हमें I धारा प्राप्त हो गई। तो यह हम कह सकते हैं कि यह परिपथ सत्य है। अन्यथा यहाँ पर I धारा नहीं पहुँचती तो यह परिपथ गड़बड़ है, यह परिपथ सत्य नहीं है, हम ये कह सकते थे। तो यहाँ से हमने I धारा प्रवाहित की और यहाँ पर भी हमें I धारा प्रवाहित प्राप्त हो गई, तो यह परिपथ सत्य है, अन्यथा यह परिपथ सत्य नहीं होता। तो आपको इसे लिखना नहीं है, मैंने इसे आपको समझाया है कि यहाँ से I धारा आई थी A बिंदु पर और यह दो भागों में विभक्त हुई I1 और I2 में। यहाँ से I1 धारा जो है B बिंदु पर पहुंची, यह भी दो भागों में विभक्त हुई I3 और I1 माइनस I3 में। और यहाँ से I3 धारा D बिंदु पर आई और I2 धारा भी D बिंदु पर आई। तो इस तार में इन दोनों का योग धारा प्रवाहित हुई। तो यहाँ पर कौन सी धारा प्रवाहित हुई, इस तार में I2 प्लस I3। तो आपको इसे लिखना नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाया है। तो इसमें देखिए यहाँ पर दो पास बन रहा है, कौन कौन से, A B D, और दूसरा पास बन रहा है आपको B C D B। पहला पास कौन सा बन रहा है, यहाँ पर देखिए आप, पास कौन सा बन रहा है, A B D A। कौन सा पास, A B D A, यह पास बन रहा है एक तो आपका, और एक पास बन रहा है आपका B C D B। दूसरा पास देखिए आप, इसे लिख लेना है, इन्हीं पासों के आप पर ही चलेंगे और आपको यहाँ व्हीटस्टोन सेतु का नियम प्राप्त हो जाएगा। कि व्हीटस्टोन सेतु का नियम क्या होता है, उसका गणितीय व्यंजक हम यहाँ पर देखेंगे। तो दूसरा पास कौन सा था, B C D B। तो B C D B में पास ए बी डी में, डी ए में, और पास बी सी डी बी में, डी बी में। तो पास ए बी सी, ए बी डी ए में आप इस प्रकार चलेंगे, इस पर देखिए, इसमें हम कुछ इस प्रकार चलेंगे और इस पास में भी हम इस प्रकार चलेंगे। और धारा की दिशा में चलते हैं तो माइनस चिन्ह लगता है, और धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो हमें प्लस का चिन्ह लगाना है। धारा की दिशा में चलेंगे तो माइनस का चिन्ह, और धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। तो आपको किस प्रकार लिखना है, देखिए यहाँ पर यहाँ से हम चलेंगे, ए बिंदु से चलेंगे बी बिंदु पर, बी से डी पर, और फिर डी से ए पर। तो यहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं ए बिंदु से। तो यहाँ पर कौन सी धारा प्रवाहित हो रही, धारा इंटू प्रतिरोध करना है आपको, धारा इंटू प्रतिरोध। तो कौन सी धारा प्रवाहित हो रही, I1। इस तार में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर देखिए इस तार में आपकी I1 धारा प्रवाहित हो रही है, और जो प्रतिरोध है वो क्या है, R1। तो धारा इंटू प्रतिरोध करना है, और अगर आप धारा की दिशा में चल रहे हैं तो आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, और धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। तो हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो आपको यहाँ से हम धारा किस प्रकार बह रही है, इस दिशा में, ए से बी की ओर बह रही है, और हम भी कहाँ से चल रहे हैं, ए से बी की ओर। तो आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। और यहाँ से हम फिर बी बिंदु पर पहुँच चुके हैं, बी बिंदु के पश्चात हम डी बिंदु पर चलेंगे। तो बी बिंदु से डी बिंदु की ओर ही धारा बह रही है, और हम भी बी बिंदु से डी बिंदु की ओर ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें माइनस का चिन्ह लगाना होगा, क्योंकि हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगता है। तो यहाँ से हम धारा इंटू प्रतिरोध करेंगे। धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I3 धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोध कौन सा है, R5 प्रतिरोध है। फिर डी बिंदु पर पहुंच चुके हैं हम, और यहाँ पर धारा की दिशा में चल रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने, और धारा इंटू प्रतिरोध कर दिया। फिर डी बिंदु पर पहुंच चुके हैं हम, डी बिंदु के पश्चात हमें ए बिंदु पर जाना है, डी बिंदु से ए बिंदु पर। तो धारा किस दिशा में बह रही है, ए से डी में, लेकिन हम जा किधर रहे, डी से ए में, तो धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। तो डी से ए तक जाते हैं, और धारा कौन सी बह रही है, I2 धारा यहाँ पर बह रही है, और प्रतिरोध कौन सा है, R2। और इन सब के बराबर में आपका 0 होता है। यह किस नियम के अनुसार होता है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है कि धारा इंटू प्रतिरोध बराबर उसका जो कुल विद्युत वाहक बल होता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर कोई विद्युत वाहक बल तो है ही नहीं, किसी बंद परिपथ में उपस्थित कुल प्रतिरोध एवं किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाले विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। तो यह नियम होता है। तो यहाँ पर कोई विद्युत वाहक बल तो है ही नहीं, तो उसके स्थान पर आपको 0 रखना है। और धारा इंटू प्रतिरोध कर अगर आप धारा की दिशा में चलते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाना है, और धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। वैसे ही आपको इस बंद पास में चलना है, बी से सी पर, और सी से डी पर, फिर डी से बी पर।
तो पहले बी से सी पर चलेंगे। अब धारा की दिशा में चल रहे हैं, अब धारा किस दिशा में बह रही है, बी से सी की ओर। आप भी किस दिशा में जा रहे हैं, बी से सी की ओर। तो आपको माइनस का चिन्ह लगाना है और यहाँ पर कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I1 माइनस I3 धारा प्रवाहित हो रही है। I1 माइनस I3 लिख लेना है। और प्रतिरोध कौन सा है, R3। प्रतिरोध कौन सा है, R3। तो यहाँ से हम B से C पर चले तो यह हमें प्राप्त हुआ। फिर हम सी से डी पर चलते हैं, सी से डी पर चलते हो, धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही, इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर देखिए इस दिशा में, यहाँ से धारा आएगी और इधर से धारा आएगी, वो धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी। धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है लेकिन हम इस दिशा में जा रहे हैं। किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में। सी से डी की ओर जा रही है लेकिन धारा किस दिशा में जा रही है, डी से सी की ओर। तो यहाँ पर आपका विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा। और धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I2 प्लस I3। I2 प्लस I3 धारा प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोध कौन सा है, R4। तो R4 आपको इंटू में कर देना है, धारा इंटू प्रतिरोध करते चलना है। यहाँ पर धारा किस दिशा में बह रही है, बी से डी की ओर। बी से डी की ओर धारा प्रवाहित हो रही है लेकिन हम जा किधर रहे, डी से बी की ओर। तो यहाँ पर आपको प्लस का चिन्ह लगा लेना है क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पर धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I3। और प्रतिरोध कौन सा है, R5। यहाँ पर देखिए धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I3। I3 धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है लेकिन हम डी से बी की ओर जा रहे हैं, तो प्लस का चिन्ह लगाना है। और प्रतिरोध कौन सा है, R5। तो आपको धारा इंटू प्रतिरोध करते चलना है। फिर यहाँ पर देखिए आपको यह मानना है, माना, इसके बाद आपको मानना है, माना कि I3 है जो यह तार है इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, I3 में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। आपको मान लेना है कि I3 में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो इसके बाद आपका व्यंजक आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मान लेना है, दोनों में आपको माना है आपने, माना I3 इजिकल टू 0 कि I3 में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अर्थात I3 इजिकल टू 0 है। इस तार में प्रवाहित धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अर्थात I3 इजिकल टू 0। तो आपको I3 जहाँ पर भी है इन दोनों समीकरणों में आपको I3 के स्थान पर 0 लिख देना है। तो देखिए उसके बाद क्या होगा, I3 यहाँ पर है, नहीं है, तो I1 इंटू R1 आपका वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पर I3 है तो I3 का एक स्थान पर आपको 0 रख देना है और R5 का गुना कर देना है। तो R3 के स्थान पर 0 रखा, फिर R5 का गुना 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यह तो पूरा 0 ही हो गया। फिर यहाँ पर देखिए I3 तो है ही नहीं, तो वैसे का वैसे ही लिख लेना था, I2 इंटू R2 इजिकल टू में 0 था तो इजिकल टू में 0 आपको वैसे का वैसे ही लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर I3 है तो I3 के स्थान पर आपको 0 रख देना है और I1 में से घटा देना है। I3 के स्थान पर 0 रखकर I1 में से घटा देंगे तो 0, I1 में से 0 घटाएंगे तो आपको I1 ही प्राप्त होगा और माइनस का चिन्ह आगे लग रहा है तो I1 इंटू R3 हो जाएगा, I1 इंटू R3 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लेना है, फिर I3 के स्थान पर 0 रख देना है तो और I2 में जोड़ देना है। तो 0 प्लस I2 कितना होगा, I2। तो I2 इंटू R4 कर देना है, I2 इंटू R4 कर देना है। फिर यहाँ पर I3 है, इसके इजिकल टू में 0 रखना है क्योंकि विद्युत वाहक बल नहीं है, तो इसके इजिकल टू में 0 रखना है आपको। फिर यहाँ पर देखिए I3 के स्थान पर आपको 0 रख लेना है तो आपका R5 का गुना 0 में करेंगे तो आपको 0 वैसे का वैसा ही 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 0 नहीं लिखना है तो इसके इजिकल टू में आपको 0 कर देना है। फिर आप इस पास में देखिए हम दोनों पासों में एक जैसा ही करते चलेंगे। यहाँ पर देखिए I2 यहाँ पर प्लस I2 इंटू R2 आपका प्लस का है और यह माइनस का है तो ये बराबर के इधर ले जाएंगे हम, I2 इंटू R2 बराबर I1 इंटू R1 आपका यह हो जाएगा। यह इधर ले गए तो बराबर के इधर जाकर I1 इंटू R1 आपका प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का था तो इधर जाकर आपका प्लस का हो जाएगा। वैसे का वैसे ही इधर करेंगे हम, यहाँ पर भी I1 इंटू R3 आपका माइनस का है तो इधर जाकर आपका प्लस का हो जाएगा। तो I2 इंटू R4 इधर का वैसे ही रखना है और इधर जाकर आपका यह प्लस का हो जाएगा, I1 इंटू R3 आपका इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। फिर आपको वैसे का वैसे ही जैसा नीचे किया है वैसे ऊपर किया है वैसे ही नीचे कर लेना है। फिर इसके बाद देखिए आपका इधर ले आना है, इसे किधर लाना है, इस प्रकार रखना है आपको। I2 को इधर का वैसे ही रखना है, I2 को आपको वैसे का वैसे रखना है और इधर से I1 को इधर ले आना है। तो I1 को इधर लाएंगे, यहाँ पर गुने में था, I1 जो है R1 के गुने में है तो इधर जाकर कहीं होगा, भाग में जाएगा। इधर गुने में है तो बराबर के इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा। वैसे का वैसे ही इधर करना है, R1 को इधर वैसे का वैसे ही रखना है और R2 इधर I2 के गुने में है तो इधर जाकर भाग में चला जाएगा। इधर R2 I2 के गुने में है तो इधर जाकर आपका भाग में चला जाएगा। तो I2 अपॉन I1 I2 अपॉन I1 इजिकल टू आपका
R1/R2 हो जाएगा। आपको वैसे का वैसे ही नीचे करना है, आपको ऐसे कैसे ही नीचे कर लेना है। नीचे क्या करना है, I2 को इधर ही रखना है और इधर से I1 को लेना है, उधर गुने में है तो इधर आपका भाग में चला जाएगा। वैसे का वैसे इधर करना है, I3 को ऊपर का ऊपर ही रखना है आपको वैसे का वैसे ही, और R4 को इधर ले जाना है तो इधर भाग में चला जाएगा। तो आपको इसे समीकरण 1 मान लेना है और इसे समीकरण 2 मान लेना है। आपको जो पहला पास है उसमें समीकरण 1 मान लेना है और इसे समीकरण 2 मान लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए I1 जो है I2/I1, यहाँ पर भी I2/I1 है, जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी I2/I1, और यहाँ पर भी I2/I1 ही है। और यह जो बराबर है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड है LHS आपका बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, अगर LHS बराबर है तो आपका RHS भी बराबर होगा, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, LHS आपका बराबर है I2/I1 और यहाँ पर भी I2/I1 है, तो यह भी दोनों बराबर होंगे। तो इससे क्या आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ से यह समीकरण जो है यह इसके बराबर है तो यह भी इसके बराबर है, तो यह दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अपन को लिख लेना है R1/R2 इजिकल टू आपको R3/R4। हमने दोनों को बराबर कर लिया, यह दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो गए। अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, और यही आपका व्हीटस्टोन सेतु का नियम होता है। व्हीटस्टोन सेतु का नियम क्या होता है, R1/R2 इजिकल टू R3/R4। तो आप चित्र में समझिए क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु का नियम होता है, आपको व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ याद है तो इसकी सहायता से जो नियम है अपन ने अभी व्युत्पन्न किया, तो इसमें समझिए क्या होता है, R1/R2 अर्थात इस जो इस तार का प्रतिरोध है वह इस तार के प्रतिरोध के अनुपात इस तार का प्रतिरोध और इस तार का प्रतिरोध का अनुपात इस तार के प्रतिरोध और इस तार के प्रतिरोध का अनुपात के बराबर होता है। यही व्हीटस्टोन सेतु का नियम है। इस तार के प्रतिरोध तथा इस तार के प्रतिरोध का अनुपात इस तार के प्रतिरोध तथा इस तार का प्रतिरोध का अनुपात बराबर होता है, यही व्हीटस्टोन सेतु का नियम है। तो इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अगर आपको यह I3 = 0 मानना है, तो अगर I3 = 0 है तो इन दोनों जो इस तार का प्रतिरोध है वह इस तार और इस तार के प्रतिरोध का अनुपात इस तार के प्रतिरोध तथा इस तार के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। और आपको ऐसा दिया जाए कि R1/R2, यहाँ पर देखिए आप नीचे अपन ने किया था R1/R2 इजिकल टू आपको दिया जाए R3/R4, और आपसे पूछा जाए कि I3 क्या R5 क्या होगा, और इसमें क्या होगा, तो I3 इजिकल टू आपका 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर I3 इजिकल टू 0 माना था। तो R1/R2 इजिकल टू आपको क्या प्राप्त होता, R3/R4। तो अगर आपसे यह बराबर इसका प्रतिरोध यह आपको दिया जाए और पूछा जाए कि I3 क्या होगा, तो I3 क्या होगा आपका 0, क्योंकि हमने I3 इजिकल टू 0 मानकर हमने यह प्राप्त किया है, तो यह इसके बराबर होगा, क्योंकि हमने I3 को 0 मानकर इसे प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है, R1/R2 इजिकल टू R3/R4। तो अगर आपको यह देकर पूछा जाए कि I3 क्या होगा, तो I3 इजिकल टू 0 होगा। और यहाँ से अगर आपको दे दिया जाए, जैसे कि आपको यहाँ से दे दिया जाए कि I1 का मान दे दिया जाए और I2 का मान दे दिया जाए और R4 का मान दे दिया जाए, तो आपसे I3 का मान पूछा जा सकता है। तो आपको I3 का मान इस जो ये हमने प्राप्त किया है इसमें रखकर आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो हमने प्राप्त किया है अभी समीकरण, व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर R1 का मान दिया जाए, R2 का मान दिया जाए और R3 का मान दिया जाए तो R4 का मान ज्ञात कर सकते हैं। R4 का मान दिया जाए, R2 का मान दिया जाए और R1 का मान दिया जाए तो अपन R3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। और यही व्हीटस्टोन सेतु का नियम है। तो इस प्रकार आपसे पूछा जाए कि व्हीटस्टोन सेतु का गणितीय रूप लिखिए या व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ बनाइए या व्हीटस्टोन सेतु को आपको धारा किस प्रकार से प्रवाहित होती है वह आपको इस वीडियो में बता दिया गया है। तो आपका यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु का गणितीय रूप यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर। तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे सबसे पहले।